जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर तक बात कर रहे थे बायनोमियल की। तो उसमें अपन देख रहे थे कि अभी तक जो जो अपन ने बायनोमियल पॉइंट्स देखे हैं उन पर वैसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए लास्ट लेक्चर तक। ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट आर्टिकल, तो आप हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। कैसे फाइंड करेंगे इसकी बात करते हैं। ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एनजीटी। डायरेक्टली आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा अपन बताते हैं। जब आईआईटी रुड़की था, वो आईआईटी नहीं हुआ करता था, उस टाइम वो अपना खुद का एंट्रेंस अलग से लेता था। तो उस एंट्रेंस में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था, और पहले ये वाला कॉन्सेप्ट किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ था। तो जब आईआईटी रुड़की ने पूछा तो फिर बाद में बुक्स में ऐड किया गया इसको। उससे पहले किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर तो ये अलग से पॉइंट बना दिया इसको। तो अब अपन इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और कैसे अपन बात करेंगे इसकी। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जैसे अपने पास क्वेश्चन से बात करते हैं। आप क्वेश्चंस लिखिए, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे एनजीटी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 4x की पावर 8 एट x इक्वल्स टू 1/3। x इक्वल्स टू 1/3 पे अपन को ये बताना है कि इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। देखिए, समझते हैं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या होगा। जब अपन 1 + 4x की पावर 8 को अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 8c 0 × 4x की पावर 0 + 8c1 × 4x की पावर 1 + 8c2 4x की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा। फिर 8cr × 4x की पावर r, ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी। फिर आएगा 8c8 × 4x की पावर 8। अब इसमें जैसे ही x = 1/3 पुट करेंगे तो इन टर्म्स में से कोई ना कोई ऐसा टर्म्स होगा जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसको अपन को नहीं देखना, अपन को ये देखना है कि वैल्यू किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इनमें से कोई ना टर्म्स तो बड़ा होगा। तो अपन जानते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है, TR+1 क्या होता है, NCR मतलब 8CR × यहाँ पे हो जाएगा 4x की पावर r। ऐसे यदि अपन rth टर्म लिखे तो वो क्या हो जाएगा 8CR-1 × 4x की पावर r-1, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो TR+1th टर्म या तो TR से बड़ा होगा या TR से छोटा होगा या बराबर हो सकता है। ठीक है, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और यदि अपन मोड ले लें तो मोड लेने के बाद में भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा या छोटा होगा, कोई परेशानी नहीं। और दो मोड को अपन डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका मोड, इसके मोड से दोनों का रेशियो या तो >1 होगा या <1 होगा या 1 के इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल केस नहीं बन सकता। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा। TR+1 मतलब इसका मतलब क्या है, R+1 मतलब या तो T4 T5 से बड़ा होगा या T5 T4 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबल केस नहीं बनता। तो अपन ने मोड ले लिया, तो मोड लेने के बाद में यही पॉसिबल है कि दोनों का रेशियो या तो >1 होगा या <1 होगा या =1 हो सकता है, इससे ज़्यादा और कोई भी केस नहीं बन सकता। ठीक है,
अब यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 है और सभी टर्म्स पॉजिटिव आएंगे तो मोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने यहाँ से अब डायरेक्ट रख देते हैं। तो यहाँ से अपने पास टी आर प्लस बना था तो क्या हो गया 8CR इंटू 4x की पावर r डिवाइडेड बाई टी आर क्या है 8CR माइनस 1 इंटू 4x की पावर r-1। कोई परेशानी नहीं, या तो ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 4x की पावर 1 कम है तो ये अपने पास बन जाएगा देखिए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और ये नीचे ये वाला 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अपने पास बन जाएगा 8 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे देखिए 4x r-1 पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा 4x। या तो ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा, कोई परेशानी नहीं। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल निपट गया, यहाँ पे r-1 है, यहाँ पे r है तो r-1 निपट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ r रह जाएगा, और यहाँ पे 8 माइनस r है, यहाँ पे 8 माइनस r प्लस 1 है तो ये निपट जाएगा। तो अपने पास फाइनली ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए 8 माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा r इंटू 4x, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए x की जगह कितना चाहिए अपन को 1/3, तो x इक्वल टू 1/3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अपने पास बन जाएगा 9 माइनस r इंटू ये बन जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई r है, या तो ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा इक्वल टू 1 होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबल केस नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए अब वैल्यू पुट करिए, जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिए ये क्या बन रहा है, r इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब कितना हो गया 9 माइनस 1 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हो गया कि T2 क्या होगा T1 से बड़ा होगा, कोई परेशानी नहीं। अब r इक्वल टू 2 पुट करिए, 2 पुट करते क्या हो गया 9 माइनस 2 7 इंटू 4 28 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, तो 28 डिवाइडेड बाई 6 भी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि T3 T2 से बड़ा होगा। क्लियर। ऐसे जब अपन r इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 रखते क्या बन जाएगा 9 माइनस 3 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9, तो 24 डिवाइडेड बाई 9 ये भी क्या है ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या होगा कि T4 T3 से क्या होगा बड़ा होगा, कोई परेशानी नहीं। अब अपन देखिए 4 रखते हैं तो 9 माइनस 4 5 इंटू 4 20, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, तो 20 डिवाइडेड बाई 12 ये भी क्या है ग्रेटर देन 1 है, मतलब T4 से बड़ा होगा T5। अब r इक्वल टू 5 रखिए, r इक्वल टू 5 रखते क्या बन जाएगा 9 माइनस 5 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 15, तो 16 डिवाइडेड बाई 15 ये भी क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब T5 क्या होगा T6 से छोटा होगा, कोई परेशानी नहीं। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, 5 तक अपन ने रख दिया। अब जैसे 6 रखेंगे देखिए 9 माइनस 6 3 इंटू 4 कितना 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 18, तो 12 डिवाइडेड बाई 18 कितना हो गया लेस देन 1 हो गया। तो लेस देन 1 होने का मतलब क्या हो गया कि जो सेवंथ टर्म होगा वो 6 से छोटा होगा, उल्टा हो गया चक्कर। ठीक है, इक्वलिटी साइन रिवर्स आ गया ना कि लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे r इक्वल टू अपन ने 6 रखा तो T7 क्या आ गया लेस देन T6 आ गया, यही तो अपन ने लिखा। और ऐसे आगे चलते जाएंगे तो अपने पास T8 भी T7 से छोटा आ जाएगा, और इसमें अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 9, तो T9 भी से छोटा आ जाएगा। तो इसमें अपने पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हुआ T6। आई थिंक कॉन्सेप्ट कैसे आया ये समझ में आ गया होगा। तो अपने पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट टर्म होगा T6 है, और T6 मतलब T5 प्लस 1, और ये निकालना हो तो कितना हो जाएगा
8c5 इंटू 4x⁵ और x की वैल्यू आप वो रख दीजिए कितना 1/3, तो 4/3⁵ ठीक है, यही इसका आंसर है 4/3⁵ इंटू 8c5, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे अपन सोच सकते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद में तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ऐसे जनरेट होता है, और यदि थोड़ा हवा नहीं भी लगे तो घबराना नहीं है। अपना काम, यदि आपको मैं जो फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा यदि वो याद है तो 99% केसेस में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको इसका रीजनिंग देखना है तो ऐसे अपन देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो देखिए ऐसे कि ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसे कि ऐसे ही बनेगा। वैसे थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से, लेकिन जनरली ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा। फिर उसमें अपन आर की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे कि कहाँ पे ग्रेटर देन बना रहा है, कहाँ पे लेस देन बना रहा है। जहाँ पे इक्वलिटी रिवर्स हो जाए, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाए, वहीं पे देख लेना कि यही फिर ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि इससे आगे जाते रिवर्स हो गया तो मतलब T6 T5 से भी बड़ा होगा, T7 से भी बड़ा होगा, तो मतलब T6 से बड़ा और कोई सा भी टर्म्स नहीं हो सकता, इसलिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो गया, T6 हो गया। क्लियर। अब मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ कॉन्सेप्ट। आप नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब इतना लंबा चौड़ा काम तो अपन करेंगे नहीं, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला पता रहेगा तो अपन बहुत जल्दी बना देंगे। ठीक है, और अब ये जो भी अपन क्वेश्चंस करेंगे फॉर्मूला यूज करके ही करेंगे, तो आप नोट पॉइंट लिख लीजिए। इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n। ठीक है, 1 + x⁴n मतलब जो भी अपने पास जो भी कुछ दिया हो बायनोमियल में कि ऐसा इस फॉर्मेट में लाना है 1 + x⁴n के एक्सपेंशन में। ठीक है, इस फॉर्मेट में लाने के बाद में अपन को निकालना है r का वैल्यू। फाइंड r अपने पास आता है 1 + n इंटू मोड ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 + मोड ऑफ x, यही है। ठीक है, ये वैल्यू निकालना है, और ये ऐसे कैसे याद भी होना चाहिए, 1 + n इंटू मोड ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 + मोड ऑफ x। अब इसके दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, यदि अपने पास r का वैल्यू यदि इंटीजर आ जाता है, यदि r का वैल्यू इंटीजर आता है, यदि r का वैल्यू इंटीजर आता है, देन देयर विल बी टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेट दो कैसे, वैल्यू देखना उसका प्लस माइनस का वैसे डिफरेंस आएगा। यदि एक +100 आ रहा है तो वो दूसरा -100 आएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, वैल्यू में मैग्नीट्यूड में कोई भी खास डिफरेंस नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो इसकी क्या होंगे, दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, और वो अपने पास आएंगे TR एंड TR+1, ये अपने पास दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ठीक है, और केस नंबर 2, यदि r का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा है, r नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, देन देयर विल बी ओनली वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और वो अपने पास होगा t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r + 1th टर्म। इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, t यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर प्लस 1th टर्म होगा। ठीक है, अब जो अभी अपन ने ये वाला क्वेश्चन देखा इसी को इस फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, अपने पास ये दिया था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 1 + 4x की पावर 8, तो 1 + x की पावर n की फॉर्मेट में है। ठीक है, तो 1 + x की पावर n की फॉर्मेट में तो अपन r निकालते हैं, तो r अपने पास हो जाएगा 1 + n। 1 + n का मतलब 1 + 8 इंटू मोड ऑफ x, मोड ऑफ x मतलब मोड ऑफ 4 इंटू x, x की जगह कितना रखना है 1/3 डिवाइडेड बाई 1 + 4/3। कोई परेशानी नहीं है, तो अपने पास आ जाएगा 9 इंटू 4/3 इंटू ये हो जाएगा 7/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 7, तो 5 7 35 मतलब 5 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो अपने पास आर का वैल्यू क्या नहीं आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, आर नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नहीं आ रहा है, तो अपने पास ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, एनजीटी। एनजीटी अपने पास होना चाहिए टी आर का ग्रेटेस्ट, मतलब 5 पॉइंट कुछ भी हो उसका ग्रेटेस्ट प्लस 1, तो ये अपने पास आ गया T6। T6 का मतलब ये अपने पास हो जाएगा 8C5 इंटू 4 इंटू एक्स की जगह रख देंगे 1/3 की पावर 5। यही अपने पास अभी आंसर आया था। एनजीटी कौन सा होगा, 6th टर्म होगा। कोई परेशानी नहीं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल गया तो वहाँ पे वो जो रीजनिंग है वो क्लिक नहीं करेगी, और यदि फॉर्मूला याद है तो अपन बहुत जल्दी क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला पता रहना बहुत जरूरी है, और कुछ खास नहीं है याद करना भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x = 1 देन फाइंड NGT in the expansion of in the expansion of 3 - 2x की पावर 9। अपन को इसमें क्या बताना है कि x = 1 के लिए इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्मेट में लाना है 1 + x की पावर n, तो 1 + x की पावर n में लाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, 3 अंदर से कॉमन ले लेना चाहिए। तो 3 अंदर से कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 9, और अंदर बन जाएगा 1 - 2x अपॉन 3 की पावर 9। क्लियर। तो अब इसका जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा तो 3 की पावर 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद में भी वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास r का वैल्यू निकाल लेते हैं। r क्या आ जाएगा, देखिए 1 + n मतलब 1 + 9 इंटू मोड ऑफ x, मोड ऑफ x का मतलब क्या हो गया, मोड ऑफ -2x/3, और x की जगह 1 रख देना है। ठीक है, 1 + मोड ऑफ x मीन्स मोड ऑफ -2x/3। तो इसमें जैसे ही x = 1 पुट करेंगे तो अपने पास r का वैल्यू देखिए क्या आता है, अपने पास r आ जाएगा 10 इंटू 2/3, 1 पुट कर दिया, और ये जाएगा 3 + 2 5/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो अपने पास r का वैल्यू आ रहा है 4। r का वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, r एक इंटीजर आने का मतलब क्या हो गया कि इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कितने होंगे, 2 होंगे। तो R4 होने का मतलब NGT क्या हो जाएंगे, NGT होगा एक तो अपने पास T4 एंड एक होगा T5, तो T4 तो क्या आ जाएगा T3 + 1, इसका मतलब हो गया अपने पास यह आ जाएगा 3 की पावर 9 इंटू 9C3 इंटू -2/3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और T5 क्या आ जाएगा अपने पास T4 + 1, ये हो जाएगा 3 की पावर 9 इंटू 9C4
इंटू -2/3 की पावर 4 देख लीजिए। और इनका वैल्यू इक्वली आएगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं इसको पूरे को रिमूव कर देता हूँ, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। फिर एक बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं इस पूरे को हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास। अपन को दिया है गिवन T4 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of, अपना पास एक्सपेंशन है 2 + 3x/8 की पावर 10। देन फाइंड रेंज ऑफ x। रेंज ऑफ x का बताना है, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट के लिए खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार ट्राई कर लीजिए। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड है। देखिए T4 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। T4 न्यूमेरिकली NGT कब आ सकता है, जब R का वैल्यू अपने पास फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट कुछ हो, 3.15 हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 3, तो अपने पास NGT इसके हिसाब से आ सकता है T3 + 1, तो T4 ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और एग्जैक्टली R = एग्जैक्टली 3 हो गया, तब भी तो अपने पास T3 और T4 क्या आ सकते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो उसमें T4 भी आ जाएगा, ठीक है। और यदि R का वैल्यू एग्जैक्टली 4 हो गया, R का वैल्यू एग्जैक्टली 4 आ गया, तो T4 और T5 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आ जाएगा, तो उसमें भी T4 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ सकता है। तो अपन को क्या करना चाहिए कि जो भी R का वैल्यू हो, यदि R अपने पास 3 से लेकर 4 के बीच में कोई भी वैल्यू है, उसके लिए NGT T4 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए 1 + x की पावर n में, तो अपन को 2 की पावर 10 क्या लेना पड़ेगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये अपने पास बन जाएगा 1 + 3x/16 की होल पावर 10। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो अपने इसके हिसाब से R होना चाहिए अपने 3 से लेकर 4, ठीक है, क्योंकि अपन को बोला कि T4 इज NGT, तो NGT होने के लिए मतलब R का वैल्यू 3 से लेकर 4 के बीच में होना चाहिए, 4 के बीच में। तो अपने पास 4R क्या होता है, 1 + n मीन्स 1 + 10
इंटू मोड ऑफ एक्स का मतलब मोड ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोड ऑफ 3x बाई 16 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर। तो अब ये देखिए 1 प्लस मोड, ये तो क्या हो गया नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास बन गया 3 टाइम्स 1 प्लस मोड ऑफ 3x बाई 16 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 11 इंटू 3 तो मोड ऑफ 33 x डिवाइडेड बाई 16, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अपने पास में जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस मोड ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 16। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब एक एक इक्वलिटी को सोल्व कर लेते हैं। तो ये अपने पास में जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 9x बाई 16 इज लेस देन मोड ऑफ 33x डिवाइडेड बाई 16 एंड यहाँ से आना चाहिए मोड ऑफ 33x डिवाइडेड बाई 16 इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस मोड ऑफ 12x डिवाइडेड बाई 16। कोई परेशानी नहीं। तो अब देखिए इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा 33 माइनस 9 तो ये 33 माइनस 9 है अपने पास हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन 24x डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये अपने पास आना चाहिए और ये 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x। तो इसका मतलब सॉरी ये 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया कि x लाइज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। फर्स्ट वाले केस से ये बना, अब ऐसे सेकंड वाला केस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेकंड वाला केस सिंप्लीफाई करने के बाद में अपने पास बनना चाहिए, अब इसको तो आ गया, आप भी सोल्व कर सकते हो। 33 माइनस 12 कितना हो जाएगा 21x डिवाइडेड बाई 16 का मोड इज लेस देन 4, तो ये आ गया 21x का मोड इज लेस देन 64। तो x आ गया अपने पास, मोड ऑफ x आ गया 64 से लेकर 64 डिवाइडेड बाई 21। तो यहाँ से x आ रहा है अपने पास, x आ रहा है माइनस 64 डिवाइडेड बाई 21 से 64 डिवाइडेड बाई 21 तक। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या वैल्यू आएगी। कॉमन वैल्यू अपने पास यहाँ से आएगी -2 और फिर 2, अब -64 डिवाइडेड बाई 21, तो ये अपने पास ये हो जाएगा अपने पास -3, मतलब -3 तो इधर कहीं पे होगा, मतलब -64 डिवाइडेड बाई 21 इधर कहीं पे होगा और 64 डिवाइडेड बाई 21 तो ये 3 ये यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो इनमें कॉमन वैल्यू देख लीजिए, ये वाली कॉमन वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास फाइनल आंसर होना चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन अपने पास आना चाहिए दोनों केसेस से। x बिलोंग्स टू माइनस क्लोज इंटरवल -64 बाई 21 से 2 -2 यूनियन 2 से 64 डिवाइडेड बाई 21, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। समझने में किसी को कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छे से देखिए और यदि कोई भी स्टेप समझने में डाउट है आपको तो आप मेरे को फिर से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, मल्टीनोमियल थ्योरम। नोट कर लीजिए अच्छे से, यदि कोई भी स्टेप समझने में परेशानी हो तो आप मेरे को से डिस्कस कर सकते हो, आप कमेंट्स भी कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बोला कि T4 क्या है अपने पास, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। T4 बोलते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब T4 कब कब आ सकता है, जब R का वैल्यू 3 से लेकर 4 के बीच में कोई भी वैल्यू हो
एग्जैक्टली 3 होगा तभी भी अपने पास T4 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आ सकता है, एग्जैक्टली 4 होगा तभी भी अपने पास आ सकता है। तो 3 से लेकर 4 तक अपन ने कर दिया, बस इनइक्वालिटी को अपन ने क्या किया, सिंप्लीफाई किया और अपन ने कॉमन दोनों केसेस से कॉमन वैल्यू देख लिया, वो कॉमन वैल्यू अपने पास आएगी ये वाली। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की। हेडिंग बना लीजिए मल्टीनोमियल थ्योरम। हेडिंग बनाइए मल्टीनोमियल देखिए अपन बायनोमियल थ्योरम देखिए, उसी से ये वाला कॉन्सेप्ट भी जनरेट होगा। जैसे अपन जानते हैं कि x प्लस वाई की पावर यदि n है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, अपन जानते हैं ये आता है सिग्मा n सी r इंटू एक्स की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r, ये आता है। ठीक है, जहाँ पे अपने पास r इक्व टू 0 से लेकर n तक जाती है बात। ठीक है, अब इसको अपन फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। इंटू एक्स की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना अपन लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n माइनस r फैक्टोरियल। इसका सिग्मा है अपने पास, यहाँ पे r इक्व टू 0 से लेकर n तक बात जाएगी, कोई परेशानी नहीं। अब ऐसे ही अपन मल्टीनोमियल में देखते हैं, यहाँ पे अपने पास अंदर बाई मतलब दो ही एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। अब ज़्यादा हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xr, इसकी पावर n है। तो इसी से अपन सिमिलरली ऐसा ही अपन इसको लिखेंगे। देखिए सिग्मा, इसमें अपने पास आएगा एन सी आर, तो ये अपने पास एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो यहाँ पर उसका फैक्टोरियल आ रहा है। देखिए वाई की पावर आर है तो उसी का फैक्टोरियल आया, एक्स की पावर एन माइनस आर है तो उसका फैक्टोरियल आया। तो अपन मान लेते हैं कि x1 की पावर अल्फा 1 है, x2 की पावर अल्फा 2, x3 की पावर अल्फा 3 है, x4 की पावर अल्फा 4, ऐसे अपन ने अज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे x1 की पावर अल्फा 1, x2 की पावर अल्फा 2, x3 की पावर अल्फा 3, ऐसे चल रहा है। ठीक है, एक्स एन की पावर एक्स आर है तो एक्स आर की पावर अपन अल्फा आर अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही अप टू अल्फा आर फैक्टोरियल, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए जो एक्स और जो वाई हैं उनकी पावर्स का सम हमेशा कितना आएगा, एन आएगा। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स और वाई, यहाँ पे एन आ रहा है तो यहाँ पे पावर्स का x1 x2 x3 xr की पावर्स का सम में कितना आएगा, एन आएगा। तो अपन यहाँ से सबसे पहले क्या बोल सकते हैं कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा आर, इसका सम कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। क्लियर? ठीक है, और अपन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं वैल्यू, जीरो से लेकर एन तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन जानते हैं कि x की पावर 0 भी आता है, x की पावर n भी आता है। तो अपन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा आर कुछ भी ले सकते हैं, और इनका सबका सम कितना आएगा, सबका सम कितना आएगा, n आएगा, पावर्स का सम। क्लियर?
अब और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो इसमें क्या हो गया कि अपने पास n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं आइडेंटिकल, और अपने पास नंबर ऑफ बेगर्स कितने हैं, r बेगर्स हैं। तो इससे अपन नंबर ऑफ टर्म्स भी बता सकते हैं, जो कि अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n प्लस आर -1 CR-1। कोई परेशानी नहीं। अब क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस। क्लियर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a cube into b की पावर 4 into c in the expansion of एक्सपेंशन अपन को दिया है 1 प्लस a माइनस बी प्लस सी की पावर है 9। इसमें अपन इसका जो कोफिशिएंट है वो बताना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए सबसे पहले हम ऐसा क्या करते हैं, अपन जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, जनरल टर्म होना चाहिए n फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 3 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे नंबर ऑफ बेगर्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पे जो भी पावर्स आएंगे और जो नीचे फैक्टोरियल्स बनेंगे वो भी उतने ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा, ठीक है। तो अब अपन अपने यहाँ पे पास ये ए की पावर कितना आएगा, अल्फा 1, सॉरी यहाँ पे 1 की पावर अल्फा 1 आएगा, और ए की पावर कितना आएगा, अल्फा 2, फिर क्या आएगा माइनस बी की पावर अल्फा 3, ऐसे ही सी की पावर कितना आ जाएगा, अल्फा 4। अब देखिए अपन को चाहिए ए क्यूब चाहिए, तो अल्फा 2 कितना हो गया, अल्फा 2 कितना हो गया 3, और बी की पावर कितनी चाहिए 4, तो अल्फा 3 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और सी की पावर कितना चाहिए 1, तो अल्फा 4 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब अल्फा 1 अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा 1 निकालने के लिए अपन जानते हैं कि जो भी अपने पास ये बन रहे हैं अंदर आगे जो भी वेरिएबल्स है उन सबकी पावर्स का सम कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। n का मतलब कितना हो गया कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, इनका सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास अल्फा 1 जो भी आएगा देख लीजिए, क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, 8 9 माइनस 8, तो अपने पास अल्फा 1 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो जिस टर्म की अपन को बात कर रहा है इसके कोफिशिएंट्स की, तो वो अपने पास कोफिशिएंट आना चाहिए 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अल्फा 2 3 है, अल्फा 4 4 है, तो ये माइनस को प्लस बना देगा। यही अपने पास जो कोफिशिएंट चाहिए यही होगा। क्लियर। एक बार अच्छे से देखिए क्या कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली अपने पास मैक्सिमम केसेस में बायनोमियल की बात करता है, लेकिन फिर भी मल्टीनोमियल से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो अपन को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यदि कॉन्सेप्ट देखा हुआ होगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब b की पावर 4 and c की पावर 5 and the expansion of
एक्सपेंशन अपन को यूज करना BC प्लस CA प्लस AB की पावर अपने पास होनी चाहिए 6। इसके एक्सपेंशन में अपन को बताना है कि इसका कोफिशिएंट कितना होगा। तो काफ़ी सिमिलर प्रोसीजर है, आप ट्राई करेंगे तो आपसे भी इसका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में आराम से पूछा जा सकता है, और यदि कॉन्सेप्चुअली यदि आप क्लियर हो तो आराम से क्वेश्चन बन भी जाएगा। ठीक है, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, और अभी जेईई मेन के लगभग 3-4 दिन और बचे हैं, तो उनमें आपको कोई भी नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमने किया उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लो, नोट्स को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो, और किसी भी प्रकार के नए बुक्स पे नहीं जाना है, नए क्वेश्चंस नहीं करने हैं इस वक्त। अदरवाइज कुछ नए क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो वो डिप्रेशन का कारण हो सकते हैं, उस वजह से आपका एग्जाम खराब हो सकता है। तो नए क्वेश्चंस ट्राई नहीं करने इस वक्त, जो आपने किया उसी पे आप विश्वास रखिए, उसी से आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, और वही आपके लिए सफिशियंट है। तो आप आराम से जो भी आपने किया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, नए पे ट्राई नहीं करना है, और उसी को अच्छे से करके आइए, आराम से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। a क्यूब डॉट b की पावर 4 डॉट c की पावर 5 इन द एक्सपेंशन, इसका बताना। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 हैं, और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 6। 6 को 3 लोगों में बांटना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो लिखते हैं जनरल टर्म। मल्टीनोमियल का जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले लिखो जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई बेगर्स कितने हैं? 3, तो नीचे 3 फैक्टोरियल्स आएंगे, अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल। अब ये क्या बन जाएगा? BC की पावर अल्फा 1 इंटू CA की पावर अल्फा 2, और ऐसे ही AB की पावर अल्फा 3। क्लियर? अब देखिए एक बात, अपन को जी A की पावर 3, B की पावर 4, C की पावर 5 चाहिए। तो जो A है उनको सबको एक जगह करो, B को एक साथ करो, C को एक साथ करो, तो अपने पास देखिए क्या बनेगा। ये अपने पास बनेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल। अब ये देखिए A की पावर क्या बन जाएगी? A की पावर बन जाएगी अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ऐसे सिमिलरली B की पावर क्या बन जाएगी? अल्फा 1 प्लस अल्फा 3। और ऐसे C की पावर क्या बन जाएगी? C की पावर बन जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, सॉरी अल्फा 2। क्लियर? अब देखिए एक बात, A की पावर बना अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, B की पावर बना अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, C की पावर बना अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब अपन मुझे A की पावर 3 चाहिए, A की पावर 3 चाहिए, देयरफॉर अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ऐसे B की पावर अपने को कितनी चाहिए? 4 चाहिए, तो मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ऐसे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कोई परेशानी नहीं। और अपन को पता है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 तीनों का सम कितना आना चाहिए? n के इक्वल आना चाहिए, ये भी अपन को पता है। कोई परेशानी नहीं। n यहाँ पे कितना है? 6 है। तो अब देखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की जगह 5 रख देंगे, 5 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 6, तो अल्फा 3 का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अल्फा 3 1 आ गया, तो अल्फा 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अल्फा 1 3 आ गया, तो अल्फा 2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए ये इनको सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? देखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इनका सम 6 नहीं आ रहा है। 6 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा अपने पास कोई भी टर्म्स नहीं बनेगा। सॉरी, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है अपने। अल्फा 3 अपने पास आ गया 1, क्योंकि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 5 हो गया, तो अल्फा 3 अपने पास 1 आ गया। अल्फा 3 1 आ गया, तो अल्फा 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, आ गया। अल्फा 2 कितना आना चाहिए? ओह सॉरी, अल्फा 2 अपने पास आना चाहिए, इसमें रखेंगे 1 तो 2 आ जाएगा, अल्फा 2 आ जाएगा 2। देखिए तीनों का सम कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। 3 + 2 + 1 6। यदि 6 नहीं होता तो अपन ऐसे बोलते हैं कि जब इनको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें एस का कोफिशिएंट कोई भी टर्म नहीं बनेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा कोई भी टर्म नहीं बनेगा जिसमें ऐसे टर्म्स आए।
ठीक है, यदि सम 6 नहीं आए, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे सम 6 आ रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट होगा रिक्वायर्ड है, जो भी अपने पास एक्सप्रेशन दिया है उसका जो वो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा वन कितना है 2 फैक्टोरियल और अल्फा 2 है अपने पास, अल्फा 1 है 3 फैक्टोरियल, अल्फा 2 है 2 फैक्टोरियल और अल्फा 3 है 1 फैक्टोरियल। ये अपने पास कोफिशिएंट बनेगा और यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी कॉन्सेप्ट बताया उसका देख यूज इस क्वेश्चन में होगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड की पावर 4 इन ax माइनस बी वाई प्लस सी जेड रेस्ट की पावर 9। ठीक है, इसका अपन को सिंप्लीफाई करना है, इसका कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, अब ऐसा कोई टर्म नहीं बनेगा तो अपन डायरेक्टली क्या बोल देंगे, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि ऐसा कोई भी टर्म्स ना बने तो 0 इंटू उससे मल्टीप्लाई कर सकते, तो अपन डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं बनेगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि सम 9 नहीं आता, सॉरी सम 6 नहीं आता, तो अपन डायरेक्टली बोलते हैं कि कोफिशिएंट 0 आएगा। और इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जनरल टर्म देखिए, जनरल टर्म अपने पास आना चाहिए 9 फैक्टोरियल, टर्म्स कितने 3 हैं। ठीक है, तो अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल। ये अपने पास हो गया ax की पावर अल्फा 1 माइनस बी वाई की पावर अल्फा 2 ऐसे सी जेड की पावर अल्फा 3। कोई परेशानी नहीं। अब अपन को चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और y का भी स्क्वायर चाहिए, तो y अल्फा 2 भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और जेड की पावर 4 चाहिए, तो मतलब अल्फा 3 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब अपन यदि कुछ भी चेक नहीं करें तो अपन डायरेक्टली आंसर क्या बता देंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर ही बना देगा, और ये आ जाएगा सी की पावर 4। अपन को ये वाला ऑप्शन भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात हमेशा चेक करना कि जो भी अपने पास वेरिएबल्स हैं उनकी सबकी पावर्स का सम कितना आना चाहिए, n के इक्वल आना चाहिए। लेकिन इन पे पावर्स का सम देखिए n नहीं आ रहा है, 2 + 2 4, 4 + 4 8, तो अपने पास अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का सम 9 के इक्वल नहीं आ रहा है, 9 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं बनेगा जिसमें ऐसे कोफिशिएंट्स, ऐसा टर्म कोई भी नहीं बनेगा जिसमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन बने जिसमें x की पावर 2 y की पावर 2 और जेड की पावर 4 हो, ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं बनेगा। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये तो क्या गलत है, और अपन डायरेक्टली बोल देंगे कि जो कोफिशिएंट आएगा जो अपन से पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 0। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। कुछ क्वेश्चंस और हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं और बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।